वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। जैसे कि आप सभी को पता है, सीनेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जीडी नर्सिंग क्लासेस के साथ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2 में। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जितने भी एमसीक्यूज आते हैं हम उन सभी को प्रैक्टिस कर रहे हैं विद द एक्सप्लेनेशन। जितनी भी वीडियोस हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि आप अपने सीनेट एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स के थ्रू स्कोर कर पाए और अच्छे कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए आपको एडमिशन भी मिले। तो बहुत ही डेडिकेशन के साथ में, बहुत ही मेहनत के साथ में आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और आपको प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा करनी है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड से बहुत ही क्वेश्चंस को पूछा भी जाता है। अब बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ कुछ नॉलेज आपको होनी भी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें बच्चों की बैक भी बहुत आती है, क्योंकि थोड़ा सा ये सब्जेक्ट टफ भी है। तो अभी से अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं और जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी बीएससी नर्सिंग में पढ़ेंगे, तब आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो इसी के साथ में बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, पेनिसिलिन ड्रग इज डिस्कवर्ड बाय द। पेनिसिलिन ड्रग को किसने डिस्कवर करा है? पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक के थ्रू होता है, एंटीबायोटिक ड्रग होता है किसी भी बैक्टीरिया को मतलब किल करने के लिए या फिर बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन का वाइडली यूज किया जाता है। तो इसको डिस्कवर किसने किया है? पैटसन क्रिक ने किया था। इन्होंने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया है। डेपिक बैल्टीमोर ने किया है। इन्होंने किसके बारे में बताया? सेल स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस के बारे में बताया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है या फिर फ्रांकोइस जेकब ने किया था? फ्रांकोइस जेकब ने बताया था जेनेटिक मटेरियल के बारे में, किस तरीके से जेनेटिक कोडिंग काम करती है। तो पेनिसिलिन ड्रग को डिस्कवर्ड किसने किया है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन इन द 1928। ये भी पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन को कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया है? तो ये किया गया था 1928 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा इसको। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर करा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक के फादर कौन कहलाते हैं? मैम ये तो हमने 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है बायोलॉजी में, आप क्या बता रहे हो हमको? तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। जेनेटिक जो भी फादर है जेनेटिक के, रॉबर्ट कॉच है, रॉबर्ट ब्राउन है, जी मेंडल है या फिर डार्विन है? अभी बता दीजिए कौन है फादर ऑफ द जेनेटिक। यस, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जी मेंडल हैं, जिन्होंने जेनेटिक के फादर कहलाते हैं। जेनेटिकली जो भी ट्रांसमिशन होता है, जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी बॉडी में सिम्टम्स देखते, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू किस तरीके से काम करता है, क्रोमोसोमल क्या क्या अबनॉर्मलिटीज होते हैं, क्या क्या इसके जो भी ट्रांसमिशन होता है, सारे ही मैथड को किसने? जी मेंडल ने डिस्क्राइब करा था। और ग्रेगोर मेंडल कंसीडर्ड द फादर ऑफ द जेनेटिक्स टू हिज पायनियर वर्क ऑन द इनहेरिटेंस। इन्होंने किस पे वर्क करा? इनहेरिटेंस के ऊपर वर्क करा है। जेनेटिकली कौन कौन से डिजीज ट्रांसफर होते हैं, जेनेटिकली पेरेंट्स से बच्चों की बॉडी में क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती है, किस तरीके से काम करता है जेनेटिक मटेरियल, उसको कंप्लीटली फुली तरीके से किसने? जी मेंडल ने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है इज फंक्शन ऑफ द मेसोसोम इन द बैक्टीरिया। मेसोसोम का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो हेल्प करता है? स्पोरुलेशन के थ्रू क्या रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है? सेल डिवीजन के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, इसमें ऑप्शन दिया गया है, या फिर म्यूटेशन के थ्रू होता है? तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन का फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है? रेस्पिरेशन का। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किसके थ्रू होता है? मेसोसोम के थ्रू होता है। मेसोसोम आर द इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेशन। किसमें इन्वॉल्व होता है? बैक्टीरिया के अंदर ये रेस्पिरेशन के फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, द बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट इज। मेडिकल में आप एंटर करने जा रहे हैं, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग के थ्रू स्टरलाइज किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, ऑटोक्लेविंग के थ्रू करते हैं, रेड फ्लेम का यूज करते हुए करते हैं, या फिर जर्मीसाइड का यूज करते हैं। जर्मीसाइड इतना आइडियल मेथड नहीं है इंस्ट्रूमेंट को ट्रीट करने का या फिर स्टरलाइज करने का। इसी के साथ साथ ऑटोक्लेविंग एक आइडियल मेथड है इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने का। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑटोक्लेविंग के थ्रू क्या किया जाता है हॉस्पिटल सेटिंग में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर ड्रेसिंग के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है। और ऑटोक्लेविंग एक आइडियल मेथड है जिसके थ्रू इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं
और बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं। ऑटोक्लेविंग इज अ हाईली इफेक्टिव, ये कैसा मेथड है, बहुत ही हाईली इफेक्टिव मेथड है फॉर द स्टरलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मेथड है। विच गैस इज यूज्ड फॉर द फ्यूमिगेशन फॉर द ऑपरेशन थिएटर एंड द आईसीयू, ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए या फिर आईसीयू को फ्यूमिगेट करने के लिए। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कि जैसे ही हमने कोई भी ऑपरेट किया, ऑपरेशन को परफॉर्म किया ओटी के अंदर, और जब भी हम नेक्स्ट पेशेंट को लेते हैं तो क्या करना होता है, क्लीनिंग करनी होती है ओटी का। जो भी एरिया होता है, जो भी इन्वायरमेंट है ओटी के अंदर का, वो एकदम वेल स्टराइज्ड होता है। और ओटी के अंदर कोई भी यूं ही नहीं आ जाता, स्लीपर वगैरह ओटी के अलग होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स है, क्लोथिंग ओटी की अलग होती है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो ओटी का जितना भी इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है। उसको क्लीन करने के लिए किस सोल्यूशन का यूज करते हैं, फ्यूमिगेशन करने के लिए। तो वर्ड क्या वर्ड जो टर्म हम यूज करते हैं ओटी को क्लीन करने के लिए, उसका वो वर्ड का नाम होता है फ्यूमिगेशन। ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए किस सोल्यूशन का यूज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू करते हैं, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू करते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू किया जाता है। तो बेस्ट आइडियल मेथड है फ्यूमिगेट करने का ओटी को या फिर आईसीयू को, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन का यूज करते हुए हम ओटी को और आईसीयू को फ्यूमिगेट करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड गैस इज समथिंग यूज्ड फॉर द फ्यूमिगेशन इन द हेल्थ केयर सेटिंग। आइडली मेथड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का ही यूज किया जाता है ओटी को और आईसीयू के डिपार्टमेंट को क्लीन करने के लिए या फिर फ्यूमिगेट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे माइकोलॉजी इज। माइकोलॉजी हमने पार्ट 1 में भी आपको बताया था, पीवाईक्यू को हमने प्रैक्टिस करा हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी को हम क्या करते हैं। फिर से देख लेते हैं। स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया इज नोन एज द बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ द फंगी इज स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ, और द स्टडी ऑफ द वायरस, स्टडी ऑफ द वायरस को कहते हैं वायरोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ द फंगी। जब भी हम फंगी की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंगी, किसी भी फंगी के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका काम क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, कितने इंक्यूबेशन पीरियड क्या होते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। जब भी हम किसी भी फंगी के बारे में साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं माइकोलॉजी। टर्म यूज किया जाता है उसको कह रहे हैं माइकोलॉजी। जब भी सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी कहते हैं, टिश्यू के बारे में स्टडी किया जाता है तो हिस्टोलॉजी कहते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी बोलते हैं, और बॉडी के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज। जब भी बैक्टीरिया स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्पाइरल शेप में होता है, स्पाइरल शेप में होता है तो इस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, स्पाइरलम कहेंगे, या फिर स्टेप्टो बैसिलस कहेंगे, ब्रूसेला कहेंगे, या फिर कॉर्नी बैक्टीरियम कहेंगे। मैम इसके नाम में छुपा हुआ है, स्पाइरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को कहते हैं स्पाइरलम। स्पाइरल रेफर्स टू द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया है वो किस शेप का है, स्पाइरल शेप का, तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम इज द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेन। जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। इस सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये सारी ही चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी एपरेटस भी होता है। तो दीज ऑल द ऑर्गेनेल्स आर द प्रेजेंट इन द सेल। Cytoplasm contain the ribosome, mitochondria in a eukaryotes and other organelles like the Golgi body। Golgi body के अंदर ये सारी ही Golgi body, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम ये सारी किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्म में भी ये चीजें क्या करते हैं, कंटेन की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जरूर अच्छे से पढ़िएगा, एनाटॉमी में, माइक्रोबायोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में सेल के बारे में अच्छे से पूछा जाता है, तो डिटेल में स्टडी करेगा। 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे सेल के बारे में, सेल क्या होता है, किस तरीके का फंक्शन होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। एग्जाम से पहले पर रिविजन जरूर लीजिएगा इसका। टफ्ट ऑफ द फिजिल्ला एट द बोथ एंड इज फाउंड। ये भी हमने पहले के पार्ट में इसको कवर करा है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से उसको देखिए। इस वीडियो में हम आगे के एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने उसमें बताया था जो टफ्ट ऑफ द फिजिल्ला, फिजिल्ला का काम क्या होता है मैं फिर से बता रही हूँ।
बैक्टीरिया में, किसी भी बैक्टीरिया में प्रोट्रूटेड पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिल्ला कहते हैं। फ्लैजिल्ला क्या करता है, आगे की तरफ किसी भी बैक्टीरिया को मूव करने के लिए हेल्प करता है। अब जो ये फ्लैजिल्ला है किसी भी बैक्टीरिया की बॉडी में बोथ साइड में प्रेजेंट होगा तब इसको क्या कहा जाएगा, स्पाइरला कहते हैं, या फिर सल्मोनेला टाइफी कहते हैं, बिब्रो कहेंगे, या फिर एल्केलीजेंसिस कहेंगे। जब भी टफ्ट ऑफ द फ्लैजिल्ला बोथ पार्ट में प्रेजेंट होता है तो ये किसके अंदर आता है, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया लाइक का सम स्पाइरला हैव द फ्लैजिल्ला एट द बोथ एंड। इसको क्या कहते हैं, स्पाइरला कहते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया स्पाइरला होगा, मींस स्पाइरल शेप में होगा, उसके बोथ एंड पे मींस क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस जिसको बोलते हैं, बोथ एंड पे फ्लैजिल्ला प्रेजेंट होते हैं। और जब भी वन एंड पे प्रेजेंट होगा तो मोनोट्राइफस बोलते हैं। तो ये सारे पार्ट क्या है, फ्लैजिल्ला में आते हैं, जो भी किसी जो क्या काम करता है, किसी भी बैक्टीरिया को आगे की तरफ फर्दर मूवमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट हीट स्टरलाइज्ड। मीन्स ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो हीट के लिए, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस के लिए यूज नहीं किया जाता। इंस्पिरेशन का यूज करते हैं हीट करने के लिए या फिर स्टरलाइज करने के लिए। स्टरलाइजेशन का यूज किया जाता है, या फिर ऑटोक्लेविंग का यूज करते हैं, फ्लेमिंग का यूज करते हैं। ऑटोक्लेविंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड है स्टरलाइजेशन करने का। और ट्रेंडलाइजेशन एंड इंस्पिरेशन के थ्रू भी हीटिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिसके थ्रू बहुत आइडियल मेथड नहीं होता, टेम्परेचर इसमें वेरी करता है स्टरलाइजेशन के लिए। और इसमें से कौन सा मेथड है जो नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, हीट का यूज करते हैं, तो है फ्लेमिंग। इसका यूज नहीं करते हैं। Flaming is a method of the sterilization, but it is not typically classified under the heat sterilization. ये हीट स्टरलाइजेशन के अंदर में नहीं आता। स्टरलाइजेशन का प्रोसेस तो है बट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर नहीं आता। इन द सेम वे एज द ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग भी क्या है, एक आइडियल मेथड है स्टरलाइजेशन करने का। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रेसिंग मेथड। ड्रेसिंग मटेरियल इज स्टरलाइज्ड बाय द, जो भी ड्रेसिंग का सामान होता है, गॉज पीस होते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको किस तरीके से स्टरलाइज किया जाता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का यूज करते हुए क्या हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बॉइलिंग मेथड के थ्रू किसी भी सब्सटेंस को हम बॉइल करके स्टरलाइज करते हैं और हम ड्रेसिंग मटेरियल को बॉइल करके स्टरलाइज नहीं कर सकते। ऑटोक्लेविंग का यूज किया जाता है क्या, या फिर हॉट एवन एयर ओवन का यूज करते हैं। तो सबसे आइडियल मेथड क्या है ड्रेसिंग मटेरियल को स्टरलाइज करने का, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के थ्रू किसी भी मटेरियल को हम स्टरलाइज करते हैं। ऑटोक्लेविंग इज कॉमनली यूज्ड टू स्टरलाइज द ड्रेसिंग मटेरियल। जो भी ड्रेसिंग पैड होते हैं वो ड्रम के अंदर रखे जाते हैं और उनको चिटल फॉक्स का यूज करते हैं, उनको उठाते हैं और जहाँ पे भी पेशेंट की बॉडी में नीड होता है उसको प्लेस किया जाता है। हैंड से टच नहीं करते, चिटल फॉक्स का यूज करते हैं और जो भी वो ड्रेसिंग पैड होते हैं वो वेल स्टरलाइज्ड होते, क्लीन होते हैं। नेक्स्ट है मीथेन इज सेंट्रल मॉलिक्यूल्स ऑफ द साइकिल। मीथेन का जो साइकिल होता है उसमें सेंट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कार्बन बॉन्ड के बारे में आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई आप, तो आपको तो पता ही होगा कि मीथेन के सेंट्रल पार्ट में साइकिल के लिए क्या चीजें उसमें अरेंज होती हैं। कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है या फिर ऑक्सीजन होता है। मैम कार्बन होता है, ये तो हमको 9th से ही पता है, वेरी गुड। मीथेन प्लेज अ रोल इन द कार्बन साइकिल। मीथेन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन साइकिल में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बीच में ये प्लेस होता है, मिडल पोर्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऐसा कौन सा है ड्रग इज एंटीडोट फॉर द मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती कब है, जब भी कोई भी मेडिकेशन मैग्नीशियम का जो अमाउंट है वो ओवरडोज हो गया, उसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में ज्यादा हो गई है। जब भी मसल स्पाम होता है या फिर मसल वीकनेस होती है, नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, बोन्स में प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को क्या देते हैं, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी कहा जाता है। और उसको ट्रीट करने के लिए, उसके एंटीडोट के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, नैलोक्सोन का यूज करते हैं। नैलोक्सोन का यूज कब किया जाता है, जब भी कोई भी पेशेंट है और उनने जैसे अल्कोहल ले रखा है तो उसको डिहाइड्रेशन के लिए हम नैलोक्सोन का यूज करते हैं। विटामिन के का यूज कब किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए, या फिर इन सभी का यूज किया जाता है टॉक्सिसिटी को मैग्नीशियम की ट्रीट करने के लिए। तो मेनली क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं जब भी मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी बॉडी में होती है उस टाइम पे। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन कॉन्ट्रेटेड मैग्नीशियम
मैग्नीशियम सल्फेट, जब भी मैग्नीशियम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फादर ऑफ द एंटीसेप्टिक सर्जरी इज नोन एज द, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर को किसको कहा गया है? रॉबर्ट कोच को कहते हैं। रॉबर्ट कोच को ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। जोसेफ लिस्टर को कहते हैं, या फिर पॉल रिच को कहते हैं, या फिर वॉन वेरिंग को कहते हैं, जिन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, मेडिकेशन के बारे में बताया। तो फादर ऑफ द एंटीसेप्टिक सर्जरी इज नोन एज द, जोसेफ लिस्टर को कहते हैं फादर ऑफ द एंटीसेप्टिक सर्जरी। जोसेफ लिस्टर पॉइंट एंटीसेप्टिक सर्जरी, इनको किस नाम से जाना जाता है? ये कौन है? फादर हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए। नेक्स्ट है विच इज चाइनीज लेटर पैटर्न बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया होता है वो चाइनीज लेटर में किस फॉर्म, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो चाइनीज लेटर शेप का होता है? स्ट्रेप्टोकोकई है, या फिर स्ट्रेप्टोबैसिली है, या फिर कॉर्निबैक्टीरियम है, या फिर स्पिरिलम है। स्पिरिलम तो स्पाइरल शेप का होता है। स्टेफिलोकोकई और स्ट्रेप्टोकोकई कोकई के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो चाइनीज लेटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कॉर्निबैक्टीरियम, जो कौन से शेप में होता है? बी शेप में होता है चाइनीज लेटर के। कॉर्निबैक्टीरियम कैन फॉर्म अ बी और द चाइनीज लेटर पैटर्न, ये इस पैटर्न में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट यूनिट इज यूज्ड इन अ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में मेजरमेंट करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है? कैलोरी का यूज करते हैं, माइक्रोन का यूज करते हैं, पैस्कल का यूज करते हैं, या फिर एमजी का यूज किया जाता है। तो जब भी हम बैक्टीरियोलॉजी में किसी भी यूनिट को हम मेजर कर रहे हैं, तो उस यूनिट में उसको हम किस नाम से इंडिकेट करते हैं? उसकी यूनिट को इंडिकेट करते हैं माइक्रोन के नाम से। कौन सा यूनिट यूज किया जाता है? माइक्रोन का यूनिट यूज किया जाता है। माइक्रोन आर द यूनिट यूज टू द मेजर होता है बैक्टीरियल साइज, बैक्टीरिया के साइज को मेजर करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? माइक्रोन का यूज कर रहे हैं कि बैक्टीरिया का जो साइज है कितने माइक्रोन है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द स्टरलाइजेशन। मोस्ट कॉमन मेथड क्या है स्टरलाइजेशन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए? ये हमें पता है, अभी आपने पहले ही बताया। कौन सा मेथड है बच्चों? फ्लेमिंग के थ्रू हम करते हैं स्टरलाइजेशन, या फिर यूवी रेस के थ्रू करा जाता है, केमिकल मेथड का यूज करते हैं, या फिर ऑटोक्लेविंग का यूज किया जाता है। तो मोस्ट आइडियल मेथड है स्टरलाइजेशन का ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के थ्रू हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, या फिर वेल स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट बेरी शेप्ड बैक्टीरिया। बेरी शेप्ड के बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होता? स्ट्रेप्टोकोकई कौन से फॉर्म में होता है? स्टेफिलोकोकई किस फॉर्म में होता है? डिप्लोकोकई किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? और स्ट्रेप्टोबैसिली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो स्ट्रेप्टोबैसिली क्या है? एक रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है, जो किसमें प्रेजेंट नहीं होता? बेरी शेप्ड में प्रेजेंट नहीं होता। स्ट्रेप्टोकोकई चेन फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकई क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डिप्लोकोकई 2-2 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ में टेट्रेड होता है जो 4-4 के पेयर में कोकई प्रेजेंट होते हैं, और ग्रुपिज्म में इसको देखा जाता है। तो स्ट्रेप्टोबैसिली क्या है? रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है जो बेरी के फॉर्म में मीन्स ऐसे बॉल शेप्ड में प्रेजेंट नहीं होता। स्ट्रेप्टोकोकई है, स्टेफिलोकोकई ऐसे ग्रुपिंग में होते हैं, डिप्लोकोकई मीन्स 2-2 के ग्रुप में ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रेप्टोबैसिली आर द रॉड शेप्ड नॉट द बेरी शेप्ड लाइक स्टेफिलोकोकई, इस शेप में नहीं होते ये। नेक्स्ट देखेंगे विच इज नोन एज द टाइगर मॉस्किटो। ऐसा कौन सा मॉस्किटो है जो टाइगर मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है? एडिडस है, कुलेक्स है, या फिर मॉन्सोनिया है, या फिर एनोफिलिस है। सो द बैक्टीरिया द मॉस्किटो इज नोन एज द टाइगर मॉस्किटो इज द एडिस। इससे होने वाले इन्फेक्शन को कहते हैं येलो फीवर। एडिस मॉस्किटो पर्टिकुलरली एडिडस इजिप्टी आर नोन एज द टाइगर मॉस्किटो, जो क्या कॉज करता है? येलो फीवर को बॉडी में कॉज करता है। इससे पूछा भी जा सकता है कि एडिस के थ्रू कौन सा फीवर कॉज होता है? तो कौन सा फीवर कॉज होता है? येलो फीवर कॉज होता है बॉडी। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी आप किस में कर रहे हैं? साइटोलॉजी में करते हैं, सेल के बारे में स्टडी करा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? फंगी की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी किया जाता है? आप खुद ही बताएंगे अभी। और इसमें से कुछ ही भी नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या है? साइंटिफिक स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस में करते हैं?
तो द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी आर स्टडी इन द माइक्रोबायोलॉजी। किसमें स्टडी किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। जो भी माइक्रोब्स होते हैं और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में स्टडी हम किसमें करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगई हो, पैरासाइट हो, अमीबा हो, इसके बारे में स्टडी हम कहाँ करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। हम किसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइनी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे द खान टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द, जो भी खान टेस्ट किया जाता है वो किस नाम से और जाना जाता है? सिंक टेस्ट के नाम से देखते हैं, या फिर ट्यूब फॉक्यूलेशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट के नाम से, या फिर रिंग टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो द खान टेस्ट इज नोन एज द ट्यूब फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? ट्यूबिंग का यूज करते हैं और उसमें जो भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए सीरोलॉजिकली वे में इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो द खान टेस्ट इज टाइप ऑफ द फॉक्यूलेशन टेस्ट। फॉक्यूलेशन मेथड का यूज करते उसमें करते हैं। अदर फॉर्म जो है रिंग टेस्ट एंड द सिंक टेस्ट, इसमें भी जो भी बैक्टीरिया होता है उसके प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए रिंग टेस्ट के थ्रू फाइंड, पर ये आइडल मेथड नहीं है। मेनली किसका? खान टेस्ट का ही यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूब फॉक्यूलेशन टेस्ट। जो टाइनी टाइनी से ट्यूब्स होते हैं उसमें सोल्यूशन को लेते हैं, देन सीरोलॉजिकली वे में हम एंटीबॉडीज के जो भी प्रेजेंस होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एड्स। एड्स को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? कार्पस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, या फिर फ्यूचरोबियो टेस्ट का परफॉर्म किया जाता है, बेस्टन ब्लॉट टेस्ट का परफॉर्म करते हैं, या फिर सीबीसी के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो बेस्टन ब्लॉट टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म करते हैं क्या चीज करने के लिए? एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसी के साथ साथ एचआईवी और एड्स के प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए CD4 एचआईवी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। वो किस लिए कर रहे हैं? प्रोग्नोसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे जो भी ब्लॉटिंग टेस्ट का हम यूज कर रहे हैं ये कंफर्मेटरी एचआईवी को कंफर्म करने के लिए टेस्ट का यूज करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट इज ऑफन यूज्ड फॉर एज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एचआईवी एंड द एड्स। एचआईवी और एड्स को कंफर्म करने के लिए हम ब्लॉटिंग टेस्ट का यूज करते हैं। द टर्म माइक्रो, जो टर्म है माइक्रोब, वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, जो माइक्रोब्स जो हम माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो जो टर्म है माइक्रोब ये सबसे पहले किसके थ्रू दिया गया है? सैटेलाइट के थ्रू दिया गया था। रॉबर्ट हुक ने दिया है, या फिर विस फोस्टर ने दिया है, या फिर ए फ्लेमिंग ने दिया है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। किसने दिया है? सैटेलाइट ने दिया है। आप इन सभी कुछ इनको जानते होंगे। द टर्म माइक्रोब वाज द पॉइंट बाय द चार्ल्स सैडलर। जो सैटेलाइट है इन्होंने टर्म दिया है माइक्रोब, इसको डिस्कवर करा था सबसे पहले इन्होंने। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज द, ये हमने पहले पार्ट 1 में भी डिस्कस करा है, यहाँ पे भी हम करेंगे। स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया को किस नाम से जानते हैं? स्टेफिलोकोकई बैक्टीरिया जो कोकई के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर स्टेफिलोकोकई ग्रुप के फॉर्म में होता है, या फिर बैसिलस जो रॉड शेप में होता है, या फिर स्पाइरलम। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो स्पाइरल शेप में होता है? तो इसके नाम से ही क्लियर है, जो स्पाइरलम क्या है? स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है जो स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्पाइरलम रेफर्स टू द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप में होता है। तो दिस ऑल द MCQ 25 आगे के MCQ को हमने और पार्ट 2 में कवर करा है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसके थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट को भी बनाएंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल में देने की कोशिश करी है, एक्सप्लेनेशन के साथ में हर एक MCQ को हमने प्रैक्टिस करा है। अगर आपने कुछ भी लर्न करा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जब भी पार्ट 3 का अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। थैंक यू क्लास।